आज हमारा टॉपिक है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस। इसमें बेसिकली हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिर हमारा एसिड और बेस कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और कितना ज़्यादा वीक होता है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग इसमें पीएच स्केल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू किया जाए, चलिए समझिए अब ज़रा ध्यान से इस क्लास में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। टॉपिक का नाम है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस, यानी कि स्ट्रॉन्ग हमारा एसिड कितना होगा, कितना स्ट्रॉन्ग हमारा बेस होगा, इसी के बारे में हम लोग पूरा आज बात करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि आखिर यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। ठीक है, देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर्स आर अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है ना, अलग अलग प्रकार के इंडिकेटर का मिक्सचर है। अच्छा, इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर वो सबस्टांस होता है जो एसिड और बेस में अपना डिफरेंट कलर शो करता है। ये हम लोग जान चुके थे अपने सबसे पहले वाले क्लास में। ठीक है, अच्छा यदि कुछ इंडिकेटर का यदि एग्जाम्पल पूछ लिया जाए तो हमारे पास बहुत सारा है। जैसे टर्मरिक भी अपने आप में एक इंडिकेटर है, उसके बाद फिर लिटमस पेपर अपने आप में एक इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज, फिनाप्थिलीन, ये सब क्या है? हमारा इंडिकेटर ही तो है। हाँ, इसी में से कोई नेचुरल है, कोई आर्टिफिशियल है कि नहीं, इसी प्रकार का है। तो बेसिकली यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब है वो इंडिकेटर जो कि अलग अलग प्रकार के इंडिकेटर्स को मिक्स करके बनाया गया हो। ठीक है, और उसी प्रकार में हमारा यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर का एक सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल भी हमारा क्या है? एक इंडिकेटर है। इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, लेकिन आगे देख लेते हैं। इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशन। यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर अपना अलग अलग कलर शो करेगा अपने अलग अलग सॉल्यूशन में। जितना हाइड्रोजन ज़्यादा होगा उतना उसमें अलग कलर दिखेगा। मतलब ये हो गया कि यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारा एक इंडिकेटर ही है जो कि अलग अलग प्रकार के मिक्स इंडिकेटर को मिक्स करके बनाया गया है। और यूनिवर्सल इंडिकेटर अपना अलग अलग कलर शो करता है अलग अलग बेसिक सॉल्यूशन में, अलग अलग एसिडिक सॉल्यूशन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे यूनिवर्सल इंडिकेटर का सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल जो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो पहला बात तो एग्जांपल होगा हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर का, और इसमें बहुत कुछ हम लोगों को सीखना है। ठीक है, चलिए देखा जाए जरा ध्यान से, इसमें समझिए इसमें क्या कहा जा रहा है। पीएच स्केल इज ए स्केल विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। यानी कि पीएच स्केल का इस्तेमाल हम लोग बेसिकली एक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन का आयन कितना ज़्यादा है यही हम लोग पता करते हैं। मतलब ये हो गया कि किसी सॉल्यूशन में हमने हाइड्रोजन को मिलाया है तो वो हाइड्रोजन हमारा ज़्यादा पावरफुल है या कम पावरफुल है, ये पता करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं पीएच स्केल का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। द पी इन पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंज इन जर्मन मीनिंग पावर। देखिए पीएच में सबसे पहला आपको कौन सा दिख रहा है? अल्फ़ाबेट स्मॉल पी दिख रहा है। तो यहाँ पे पी का मतलब क्या है? पोटेंज, और पोटेंज का मतलब जर्मन में होता है पावर। अब देखिए यहाँ पे दो अल्फ़ाबेट है हमारा पीएच में, पहला स्मॉल पी है और कैपिटल एच है। तो स्मॉल पी हमारा किसके लिए? पोटेंस के लिए, जिसका मतलब क्या होता है जर्मन में? पावर होता है। और यहाँ पे एच हमारा किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। तो पूरा हमारा क्या बन गया? पावर ऑफ हाइड्रोजन। बात समझ आ गया? तो किसी सॉल्यूशन में जो हमने एसिड को मिलाया है उस एसिड के हाइड्रोजन का पावर हमारा कितना होगा? कम होगा, बेसी होगा, इसी को हम लोग कहते हैं पीएच। कोई डाउट इसमें? तो पीएच का मतलब क्या हो गया? पीएच स्केल का मतलब हो गया वो स्केल जो हाइड्रोजन के पावर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, और हाइड्रोजन का पावर आप कब मेजर कर पाएंगे? जब हमारा हाइड्रोजन किस में मिला हुआ हो? एसिड में मिला हुआ हो। और एसिड किस में मिला हुआ हो? सॉल्यूशन में मिला हुआ हो, यानी कि पानी में मिला हुआ हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए फिर। सो पीएच मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इन अ सॉल्यूशन। तो पीएच का पूरा मतलब क्या हो गया? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन। हाइड्रोजन आयन नहीं समझ में आ रहा है? सिंपल समझो कि हाइड्रोजन का क्या पावर होगा किसी सॉल्यूशन में, लेस पावर होगा या ज़्यादा पावर होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ये तो थोड़ा सा बात हो गया पीएच के बारे में, बेसिक चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहा गया है ऑन दी पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच फ्रॉम जीरो। यानी कि पीएच स्केल हमारे पास यहाँ पे बगल में है, आप लोग भी अपने एनसीईआरटी बुक में देखेंगे। पीएच स्केल में हमारा जो वैल्यू है वो जीरो से लेकर 14 तक होता है। ध्यान से समझिएगा, हम लोग जो कॉमन स्केल इस्तेमाल करते हैं वो 0 से कितना 15 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहाँ पे वो स्केल नहीं है। यहाँ पे दूसरा स्केल है जिसको हम लोग कहते हैं पीएच स्केल। इसमें हमारा नंबर 0 से लेकर 14 तक शो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया है कि जो 0 हमारा यहाँ पे है
ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, यानी कि यहाँ पे एसिड का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल और पढ़ेंगे। उसके बाद जो 14 है वो बहुत ही बेसिक होता है। अच्छा, बेसिक का मतलब क्या? अल्कलाइन, मतलब कि वो बेस जो पानी में सोल्यूबल है उसको हम लोग क्या कहते थे? अल्कली कहते थे। और अल्कली को ही आप समझ लो क्या यहाँ पे बेसिकली कहा जा रहा है? अल्कलाइन कहा जा रहा है, और कोई बड़ा बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों को ये मालूम चल गया कि पीएच स्केल अपना एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो हाइड्रोजन के पावर को हमको दिखाता है। ठीक है, दूसरी बात इसमें आपने ये देखा कि पीएच जो हमारा स्टैंड करता है वो पावर ऑफ हाइड्रोजन के लिए स्टैंड करता है। ठीक है, और तीसरी बात इसमें अभी तक आपने सीखा कि पीएच स्केल में वैल्यू हमारा कितना से कितना लिखा हुआ है? 0 से 14 तक लिखा हुआ है। और 0 जो हमारा वैल्यू है यहाँ पे पीएच स्केल में, वो शो करता है हमारा एसिडिक नेचर को। ठीक है, और हमारा जो 14 है वो क्या शो करता है? बेसिक नेचर को। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और डिटेल जानकारी ले लेते हैं। देखो, इसमें कहा जा रहा है pH is a number which indicates the acidic or basic nature of a solution। pH हमारा क्या है? बेसिकली एक नंबर है। 0 से लेकर 14 तक हमारा बेसिकली एक नंबर है जो कि हमको ये बताता है कि कौन से नंबर पे हमारा सॉल्यूशन बेसिक होगा, कौन से नंबर पे हमारा सॉल्यूशन एसिडिक होगा, यही हमको ये बताता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। वैल्यू 7 ऑन द pH स्केल रिप्रेजेंट्स अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। देखो, इसमें ना 0 आपको दिख रहा होगा, लास्ट में 14 दिख रहा होगा और बीच में आपको 7 दिख रहा होगा। 7 के ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ है न्यूट्रल, है ना। यानी कि जिस सॉल्यूशन का वैल्यू, जैसे मान लीजिए कि हमारे एक ग्लास में कोई सॉल्यूशन रखा हुआ है, हमने उसको मेजर किया और कितना आ गया वैल्यू उसका? 7 आ गया। 7 आने का मतलब है कि वो सॉल्यूशन हमारा कैसा है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब है कि उस सॉल्यूशन में ना ही एसिड का मात्रा है ना ही बेस का मात्रा है। कोई डाउट अब इसमें? तो यदि पीएच वैल्यू 7 है तो 7 पीएच वैल्यू का मतलब होता है कि वो सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल है। अच्छा, एक बात बताइए, हम लोग जो नमक खाते हैं अपने घरों में, NaCl जिसको हम लोग कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, उसको हम लोग कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, आगे आएगा वो चीज़। वो जो नमक है ना वो बिल्कुल न्यूट्रल नमक है। न्यूट्रल नमक, एकदम पूरा न्यूट्रल नमक होता है वो। बिल्कुल नहीं, कि उसमें एसिड भी नहीं है और बेस भी नहीं है, यानी कि वो हमारा कैसा है? न्यूट्रल है। तो बताइए, हमारे घर में जो नमक हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका पीएच वैल्यू 7 है, मतलब कि वो क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो पीएच स्केल में यदि किसी सॉल्यूशन का वैल्यू 7 आ रहा है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल है, ना ही उसमें एसिड है ना ही उसमें बेस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैल्यूज लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट्स एन एसिडिक सॉल्यूशन। लेकिन यदि पीएच स्केल में, यानी कि यदि हमारा वैल्यू सॉल्यूशन का 7 से कम आता है, जैसे यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 होगा, 5 होगा, 4 3 2 1 और फिर लास्ट में 0 है। यदि पीएच स्केल में वैल्यू हमारा 7 से कम आता है, इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर वैल्यूज, हाँ, वैल्यूज मोर देन 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट्स अ बेसिक सॉल्यूशन। लेकिन यदि सॉल्यूशन का वैल्यू 7 से ज़्यादा आता है तो फिर हमारा वो क्या होगा? बेसिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपने जो कुछ भी पढ़ा, अब इसको थोड़ा सा हम लोग समराइज करते हैं एक बार में। देखिए, पीएच स्केल में हमारा यूनिट 0 से 14 तक है। ठीक है, यदि किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 आता है, इसका मतलब कि वो सॉल्यूशन हमारा बिल्कुल न्यूट्रल है, उसमें ना ही एसिड का मात्रा मिल रहा हुआ है ना ही उसमें बेस का मात्रा मिला हुआ है, एकदम बिल्कुल न्यूट्रल है। ठीक है, आगे, यदि पीएच वैल्यू 7 से कम आता है तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा। ठीक है, और यदि पीएच वैल्यू हमारा 7 से ज़्यादा आता है तो वो हमारा बेसिक सॉल्यूशन होगा। अब देखो, यहाँ पे ना एसिड और बेस के मामले में भी थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? देखो, यदि किसी सॉल्यूशन का वैल्यू 7 से कम है, जैसे 6 है, देखो सबसे पहली बात समझो यहाँ पे ध्यान से, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। यदि किसी सॉल्यूशन का वैल्यू 7 से नीचे, जैसे 6 है, पहला बात, यदि 7 से नीचे इसका मतलब वो एसिड है, पहला बात। लेकिन 6 है, 6 होने का मतलब है एसिड तो है, लेकिन कैसा एसिड है? पावरफुल या लेस पावरफुल? लेस पावरफुल, क्योंकि पावरफुल एसिड हमारा कब होगा? 0 पे होगा, याद रखना। यानी कि 0 जिस सॉल्यूशन का वैल्यू आ गया वो हमारा सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और ये 7 के आसपास यदि कोई वैल्यू है हमारा, जैसे 6 हो गया, 5 हो गया, ये सब हो गया, वो एसिड तो है, लेकिन कैसा एसिड है? एकदम बिल्कुल कमजोर एसिड, यानी कि वीक एसिड है। उसी प्रकार से हमारा बेस में है। बेस में देख लो, जो बेस का वैल्यू 8 आए, 9 आए, वो हमारा कैसा बेस होगा? वीक बेस होगा, बहुत कमजोर बेस होगा। लेकिन जो बेस का वैल्यू 13 आ जाए,
14 आ जाए, पहला बात तो वो बेस होगा ही होगा, दूसरी बात वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला बेस होगा। इसमें आपको ये समझना है, यानी कि 0 आ रहा है मतलब एसिड तो है पहली बात, दूसरी बात वो सबसे खतरनाक एसिड है। उसके बाद यदि किसी सॉल्यूशन का वैल्यू 14 आ रहा है, पहली बात तो वो बेस है, दूसरी बात वो कैसा बेस है, बहुत ही तगड़ा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, कोई डाउट इसमें। और यदि 7 आता है तब तो वो न्यूट्रल है ही, कोई डाउट इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, यानी कि 7 से नीचे जितना आप नीचे जाएंगे उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर बढ़ेगा, उसी प्रकार 7 से जितना ज़्यादा आप ऊपर जाएंगे उतना ज़्यादा बेसिक नेचर बढ़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, उसके बाद देखो इसमें हायर दी H+ आयन कंसंट्रेशन लोअर इज दी pH वैल्यू, यानी कि एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग। अब देखो थोड़ा सा आप लोग ना अपने जो बुक में दिया गया है pH स्केल उसको आप ध्यान से देखो, ठीक है। सबसे पहले आप एसिड वाले पार्ट को देखो, यानी कि 7 से नीचे वाले पार्ट को देखो। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारा ये जो ब्लू लाइन दिया हुआ है, ये ब्लू लाइन हमारा किसके लिए है, H+ के लिए है, ठीक है। H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन को ये हमको दिखा रहा है कि हाइड्रोजन हमारा कितना है कितना कम है। आप पहले ना क्या करो, यहाँ पे जो 7 से नीचे दिया गया है वैल्यू उसके ब्लू लाइन को आप देखो, ठीक है। यानी कि यहाँ 7 से लेकर आप इस 0 तक देखो, पहले 7 से 0 तक देखो, ठीक है। इसमें आप दो बात गौर करेंगे, पहला ये कि जो हमारा ब्लू वाला लाइन है 7 से जैसे हम लोग 0 की ओर आ रहे हैं ये धीरे धीरे फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है ना। इसका मतलब कि एसिड में हाइड्रोजन का मात्रा क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। समझना ध्यान से, पहले आप अपने स्केल को देखो, pH स्केल को। 7 से 0 की ओर यदि हम लोग बढ़ रहे हैं तो ब्लू वाला लाइन हमारा घट रहा है कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पे H+ आयन हमारा बढ़ रहा है, लेकिन घटता हुआ क्या दिख रहा है आपको, नहीं, pH वैल्यू घटता हुआ दिख रहा है। 7 था हमारा, यहाँ पे 6 हुआ, 5 4 3 2 1 और लास्ट में क्या हो गया, 0 हो गया। तो एसिड वाले में हमको ये देखने को मिलता है कि हाइड्रोजन आयन हमारा बढ़ता है लेकिन pH वैल्यू हमारा घटता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जितना कम हमारा वैल्यू होगा pH स्केल में उतना ज़्यादा हमारा पावरफुल एसिड होगा। कोई डाउट इसमें, बात समझ में आ रही है ना। आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से अब बेस में हमारा वैसा नहीं होता, बेस वाले में वैसा नहीं होता। बेस वाले में ज़रा ध्यान से देखना है, यहाँ पे बेस वाले में ये जो हमारा ब्लू वाला लाइन है ये घट रहा है कि बढ़ रहा है, बताओ, घट रहा है। यानी कि इसमें हमारा ब्लू वाला लाइन यानी कि H+ आयन जो है हमारा वो घट रहा है, लेकिन बढ़ क्या रहा है, इसमें pH वैल्यू बढ़ रहा है। 7 था, 8 हुआ, 9 10 11 12 13 14 हो गया हमारा। तो यहाँ पे समझना आपको, यहाँ पे ये है, समझना ध्यान से, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यदि हमारा pH वैल्यू 7 से कम आता है तो पहली बात तो वो एसिड होगा। दूसरी बात इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जैसे जैसे आप 7 से 0 की ओर आगे बढ़ेंगे H+ आयन जो वो हमारा बढ़ेगा, लेकिन घटेगा क्या, हमारा pH वैल्यू घटेगा। यहाँ पे 7 था, लास्ट में हमारा 0 हो जाएगा। लेकिन इस साइड बेस वाले में क्या देखने को मिलेगा आपको, H+ आयन। देखो ये हमारा पूरा का पूरा ब्लू लाइन हमारा H+ के लिए ही है। तो बेस वाले में हमको ये देखने को मिलता है कि हमारा H+ आयन क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन बढ़ क्या रहा है, pH वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन रहेगा कैसा, हमारा एसिडिक ही रहेगा, ठीक है। 7 के बाद 8 नंबर पे जो होगा वो बेस तो होगा, लेकिन कैसा बेस होगा, बहुत ही कमज़ोर बेस होगा। लेकिन जो 14 नंबर पे हमारा बेस होगा वो सबसे तगड़ा बेस होगा। कोई डाउट अब इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ब्लू लाइन हमारा बेसिकली बता रहा है H+ आयन के लिए। लेकिन अच्छा यहाँ पे फिर सवाल होना चाहिए ना कि सर जब ब्लू वाला लाइन हमारा H+ के लिए बता रहा है तो ये OH यहाँ पे फिर बेस वाले में क्यों लिखा गया है। देखो इसलिए कहा गया है, क्यों लिखा गया है, क्योंकि इधर हम लोग किसका बात करते हैं, बेस का बात करते हैं, और बेस में कॉमन क्या होता है, OH कॉमन होता है, इसीलिए कहा गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिलहाल OH को इग्नोर कर सकते हो, आप केवल क्या समझो, H के लिए समझो। H हमारा इधर बढ़ेगा तो एसिड नेचर बढ़ेगा, इधर हमारा H घट रहा है तो हमारा बेस नेचर बढ़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। उसके बाद pH, अच्छा यहाँ पे फिर हमारा कुछ और दिया हुआ है, pH ऑफ सम कॉमन सबस्टांस इज, जैसे हमारे पास कुछ सबस्टांस का pH वैल्यू दिया गया है, एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे लिख दिया है, जैसे देखो। अच्छा अब आप लोग यहाँ पे बताओगे हमको, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने लिखा है लेमन जूस मतलब वही शरबत जो हम लोग शरबत में यानी कि चीनी, पानी और नींबू जो मिला के गर्मी में पीते हैं,
उसका पीएच वैल्यू होता है 2.2। तो बताओ वो जो शरबत हम लोग गर्मी में पीते हैं उसका पीएच वैल्यू 2.2 है, तो बताइए वो एसिडिक हुआ या बेसिक हुआ? एसिडिक हुआ, ऑब्वियस सी बात है। आप समझ आ रही है? आगे बढ़ते हैं फिर। प्योर वाटर एंड ब्लड, प्योर वाटर और ब्लड जो हमारे बॉडी में ब्लड है, इन दोनों का पीएच वैल्यू 7.4 है। तो बताइए हमारा जो ब्लड है और जो हमारा पानी होता है वो बेसिक नेचर का हुआ या एसिडिक? क्योंकि इसका 7.4 है, बेसिक हुआ। क्या तगड़ा वाला बेसिक? नहीं, बहुत वीक बेसिक, बहुत वीक बेस, क्योंकि 7.4 है। 14 की तरफ और ज़्यादा होता ना तो ज़्यादा हमारा तगड़ा वाला बेस होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद टोमेटो जूस, टोमेटो जूस का पीएच वैल्यू है 4.1। तो बताइए एसिडिक हुआ या बेसिक हुआ? एसिडिक हुआ। ठीक है, आगे मिल्क जो हम लोग दूध पीते हैं वो उसका पीएच वैल्यू 6.5 है, तो क्या हुआ, एसिडिक या बेसिक? एसिडिक हुआ। लेकिन क्या तगड़ा वाला एसिड? नहीं, बहुत ही कमज़ोर एसिड। 6.5 है मतलब 7 से थोड़ा सा कम है बस, तो बहुत ही कमज़ोर एसिड है, उससे घबराने वाली बात नहीं। वाइन, शराब, शराब का पीएच वैल्यू कितना है? देखो 3.5, एसिडिक हुआ या बेसिक? एसिडिक। अच्छा, इसीलिए आपने देखा होगा मूवी में या फिर कोई भी पहली बार आदमी जब शराब को टच करता है तो उसका पूरा गला जलने लगता है। गला क्यों जलता है? क्योंकि वो नेचर में कैसा है, एसिडिक है। सोचो जब हमारा, हालांकि अंदर का जो हमारा फूड पाइप है इतना नाजुक है, उसके ऊपर आप डायरेक्ट एसिड डाल रहे हो, सोचो क्या गला नहीं जलेगा? बिल्कुल जलेगा, इसीलिए वो जलता है। ठीक है, आगे। और यूरिन यानी कि टॉयलेट, टॉयलेट का पीएच वैल्यू 6.0 मतलब कि 6 है, कैसा होगा? एसिडिक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे केवल इतना लिख दिया है। उसके बाद द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H+ आयंस एंड OH आयंस प्रोड्यूस रेस्पेक्टिवली। तो बताइए कौन सा हमारा एसिड तगड़ा होगा, कौन सा एसिड हमारा कमज़ोर होगा, कौन सा बेस पावरफुल होगा, कौन सा बेस कमज़ोर होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? H+ आयन पे और OH- आयन पे। मतलब ये हो गया कि जिस एसिड में H+ का आयन ज़्यादा होगा वो एसिड हमारा कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। उसी प्रकार से जिस बेस में OH का मात्रा ज़्यादा होगा वो हमारा बेस कैसा होगा? पावरफुल बेस होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ना बच्चों को कन्फ्यूजन क्या होता है कि सर ये ब्लू वाला लाइन जो दिया गया है वो तो H+ के लिए दिया गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर OH का बात क्यों किया जा रहा है? OH का बात इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इधर हमारा बात होता है बेस का, और बेस में कॉमन क्या होता है? OH होता है। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है। हाँ, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे तो हमारा ब्लू लाइन इधर घटता हुआ दिख रहा है, घट रहा है, इसका मतलब आपको यहाँ पे ये समझना है कि H+ का मात्रा घट रहा है, लेकिन बढ़ क्या रहा है? OH बढ़ रहा है। आपको ये यहाँ पे समझना है। ठीक है, यानी कि इधर तो 7 से नीचे जो हमारा 7 से 0 की ओर है, इधर तो हमको साफ दिख रहा है कि OH का मात्रा बढ़ रहा है, मतलब कि एसिडिक नेचर हमारा 0 के पास ज़्यादा होगा, ये आपको दिख रहा है। उसी प्रकार से इधर हमारा OH का मात्रा घट रहा है। इसका मतलब यहाँ पे अब आपको जब इसका बात करेंगे ना, आप H का वैल्यू छोड़ दो, आप ये समझो कि 7 से 14 की ओर यदि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो OH का मात्रा क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, आप ये समझो बस। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो वही बात यहाँ पे कहा गया था कि जितना ज़्यादा H+ का मात्रा होगा उतना ही पावरफुल वो एसिड होगा, जितना ज़्यादा OH का मात्रा होगा उतना ही पावरफुल वो बेस होगा। कोई डाउट इसमें? तो OH का मात्रा जो है 8 के पास कितना होगा? बहुत कम होगा। 9 के पास OH का मात्रा कितना होगा? उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। 10 के पास OH का मात्रा कितना होगा? उससे और ज़्यादा होगा। यानी कि 14 के पास जो हमारा बेस होगा उसमें OH का मात्रा सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वो बेसिक नेचर का ज़्यादा होगा। आगे बढ़े फिर। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में। एसिड्स दैट गिव राइज टू मोर H+ आयंस आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड। वही बात है जो हमने कहा, जिस एसिड में H+ का मात्रा सबसे ज़्यादा होगा वो एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जिसमें कम होगा H+ का मात्रा वो हमारा वीक एसिड होगा। वही बात दोनों यहाँ पे लिखा हुआ था। उसी प्रकार से बेसेस दैट गिव राइज टू मोर OH आयंस आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग बेस। जिस बेस में OH का मात्रा क्या हो? ज़्यादा हो वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जिसमें OH का मात्रा कम हो वो हमारा वीक बेस होगा। कोई डाउट इसमें? बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि 7 के बाद जो हमारा 8 है वहाँ पे OH का मात्रा कम होता है, 14 के पास OH का मात्रा ज़्यादा होता है। उसी प्रकार से
7 के नीचे 6 आ जाइए। 6 के पास H+ का मात्रा कम है इसीलिए वो वीक एसिड है, और 0 के पास H का मात्रा ज़्यादा है इसलिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, चलो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने बेसिकली ये समझा कि हमारा एसिड और बेस एक सॉल्यूशन में कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। कोई डाउट इसमें? बात समझाया पूरा टॉपिक। पीएच स्केल सबसे इंपॉर्टेंट था, इसको आप दोबारा समझना। हालांकि एक बार घर पे जाके पढ़िएगा अपने बुक को तो आपको समझ में आ जाएगा। बुक को छोड़ दीजिए, नोट्स को केवल पढ़ लीजिए, उतना आपके लिए काफ़ी है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, यानी कि हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में जो अलग अलग प्रकार के चीज़ों को देखते हैं उसमें पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, यानी कि हमारे प्रतिदिन के जीवन में पीएच का कितना इंपॉर्टेंस है, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन का कितना इंपॉर्टेंस है, इसी के बारे में हम लोग आज देखेंगे। ये तो हमारा मेन टॉपिक हो गया, इसके अंदर हमारा छोटा छोटा टॉपिक बटा हुआ है, एक एक करके सबको हैंडल करते हैं। देखिए सबसे पहला टॉपिक है आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, यानी कि क्या प्लांट और एनिमल में भी पीएच ऐसा कुछ देखने को मिलता है क्या, देखते हैं। देखिए सबसे पहला यहाँ पे बात कहा जा रहा है आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 to 7.8, यानी कि ये जो हमारा बॉडी है वो 7.0 से लेकर 7.8 के बीच में वर्क करता है। अच्छा 7.0 का मतलब क्या होगा, न्यूट्रल, यानी कि हमारा बॉडी अधिकतर समय कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, लेकिन कभी कभी 7.8 भी हो जाता है। इसका मतलब है कि कभी कभी हमारा बॉडी में बेस का मात्रा बढ़ने लगता है, एसिड का मात्रा नहीं, बेस का मात्रा। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि हमारा बॉडी 7.0 से लेकर 7.8 के पीएच रेंज में काम करता है। ठीक है, उसके बाद आगे कहा गया है व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 दैन इट इज कॉल्ड एसिड रेन। अब देखो हम लोग बहुत बार एसिड रेन के बारे में डिस्कस किए हुए बचपन वाले क्लास में। एसिड रेन बेसिकली क्या होता है, देखो जब ऊपर में जो बादल है ना उसका पीएच वैल्यू यदि 5.6 से कम हो जाए तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एसिड रेन बन जाएगा। 5.6 का मतलब क्या है, एसिड, सिंपल सा मतलब है, यानी कि ये 7 से कम है हमारा, तो 7 से कम का मतलब क्या है, एसिडिक नेचर। तो एसिड रेन का मतलब है कि उसमें पीएच वैल्यू कितना है, 5.6 से कम है, तभी वो हमारा एसिड कहलाएगा, एसिड रेन कहलाएगा। आगे व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर्स इट लोअर्स द पीएच ऑफ द रिवर वाटर। अब देखो जब हमारा बरसात होगा, बरसात हो रहा है इसका मतलब क्या, एसिड रेन गिर रहा है, और जब वही एसिड रेन नाले में जाएगा, नाले के बाद नदी में जाएगा, और नदी में जितने भी एक्वेटिक एनिमल है जैसे मछली है सब है, सबसे पहली बात तो एसिड रेन जब नाले से बह के हमारे नदी में जाएगा तो नदी के वो पीएच को क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात बताइए, एसिड रेन तो एसिड नेचर का है, पहला बात। जब वो नदी में जाएगा तो क्या अपना एसिड फैला के बाकी एक्वेटिक एनिमल को जान मार देगा कि नहीं मार देगा, बिल्कुल मार देगा। इसीलिए बरसात के समय में आप अधिकतर देखेंगे कि नदी में जो छोटे मोटे मछली है ना वो मर के ऊपर पानी में तैरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि एसिड का मात्रा उसमें बढ़ जाता है, एसिड रेन। और आज के समय में बरसात में नहाने का मतलब है कि आप एसिड के साथ नहा रहे हैं। बात समझ आ रही है? क्योंकि आज के समय में प्योर वाटर ऊपर से नहीं गिरता है बादल के रूप में, वो बिल्कुल एसिड रेन गिर रहा होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब बारिश में नहाएंगे ना आपका बाल झड़ने लगता है, बाल झड़ता है, प्लस आपके बॉडी में एक तरीके से खुजली होने लगेगा, क्योंकि आपके बॉडी पर डायरेक्ट एसिड अटैक कर रहा है। तो आज के समय में बारिश में नहीं नहाना चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल एसिड है। आगे बढ़ते हैं फिर। द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर वाटर बिकम्स डिफ़िकल्ट, और इस प्रकार से जो हमारे पानी में जानवर रहते हैं जैसे मछली रहते हैं उसके जीवन को जीना भी उसके लिए असंभव हो जाता है, क्योंकि भाई एसिड रेन बह के आखिरकार नदी में ही जाना है, और वहाँ पे हमारा मछली और मछली सब ना बहुत नाजुक होती है। ठीक है, थोड़ी देर उसको यदि पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो मर जाती है वो लोग, वही बात यहाँ पे भी कहा गया था। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड, यानी कि हमारे घर के पीछे जो मिट्टी है उस मिट्टी का क्या पीएच है, उसमें मिट्टी में क्या पावर ऑफ हाइड्रोजन है, जरा देखते हैं। सॉइल्स आर जनरली एसिडिक इन नेचर। देखो मिट्टी जो है ना जनरली नेचर में कैसा होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, पहले से अपने आप, यानी कि ऑटोमेटिकली मिट्टी का नेचर जो है ना वो एसिडिक होता है। ठीक है, प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। अब देखो क्या एसिडिक नेचर में मिट्टी में आपका एसिड मिला हुआ है, क्या उस कंडीशन में प्लांट ग्रो कर सकता है? नहीं कर सकता। उसको कैसा रेंज चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल रेंज चाहिए उसको। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो
दे डू नॉट ग्रो इन एसिडिक सॉइल, प्लांट हमारा एसिडिक सॉइल में ग्रो नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। आगे, सो एसिडिक सॉइल इज ट्रीटेड बाय स्प्रेडिंग क्विकलाइम, स्लैग्ड लाइम और कैल्शियम कार्बोनेट टू लोअर इट्स एसिडिटी। अब देखो हमने पढ़ा है कि जब एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या हमारा बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो बताइए हमारे मिट्टी में पहले से एसिड का मात्रा मिला हुआ है, ऊपर से हम लोग क्या मिला दिए हैं, बेस मिला दिया। यहाँ जो हमारा इस्तेमाल हुआ वर्ड क्विक लाइम, स्लैग्ड लाइम और कैल्शियम कार्बोनेट, ये बेस है। जब मिट्टी में बेस को मिलाएंगे तो हमारा मिट्टी कैसा हो जाएगा, एकदम न्यूट्रल हो जाएगा, एकदम न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और उसके ऊपर जब खेती किया जाएगा तो अच्छी तरीके से हमारा प्लांट ग्रो करेगा। इसीलिए आपने हमेशा गौर किया होगा इस बात को, जब किसान लोग खेती करते हैं ना, यानी कि खेत को जोतने के बाद वो वाइट कलर का एक केमिकल अपने खेत में पहले छिड़कते हैं। क्यों छिड़कते हैं, ताकि मिट्टी में जो एसिडिक है, एसिडिक नेचर जो हमारा मिट्टी का है, वो बेस डालने से क्या हो जाए, पहले न्यूट्रल हो जाए, उसके बाद किसान लोग उस पर फसल लगाते हैं। अब बात समझ में आया। जैसे मेरे पिताजी भी जब गांव में खेती करते हैं ना, तो पहले ट्रैक्टर से खेत को जोतते हैं, उसके बाद ऊपर से ना वाइट कलर का फर्टिलाइज़र होता है, केमिकल होता है, उसको बोरे में लाते हैं वो मार्केट से खरीद के, पूरे खेत में पहले इसको छींटते हैं वो हाथों से, ताकि मिट्टी में जो एसिडिक नेचर है वो हमारा बेस के साथ रिएक्ट करके क्या कर दे, मिट्टी को न्यूट्रल कर दे। उसके बाद फिर उसके ऊपर वो खेती करते हैं। और समझ आ रही है, यही चीज़ था हमारा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच क्या है, कितना है, जरा देखा जाए। देखो अच्छा याद कीजिए, इसको पढ़ने से पहले हमने आपको पढ़ाया है एक चैप्टर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हमने आपको स्टमक में बताया था, लाइफ प्रोसेस में एलिमेंट्री कैनाल जब हमको बता रहे थे हम आपको, तो एलिमेंट्री कैनाल में हमारा एक ऑर्गन था स्टमक। स्टमक में हमने बताया था कि हमारा स्टमक HCl प्रोड्यूस करता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यानी कि हमारा बॉडी अपने आप एसिड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या होता है देखो, आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि हमारा जो स्टमक है, जो हमारा पेट है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। अच्छा बताइए, जब हम आपको लाइफ प्रोसेस में एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा रहे थे, और एलिमेंट्री कैनाल में जब हम लोग खास करके बात कर रहे थे स्टमक के बारे में, उसमें हमने बताया था आपको कि हमारा स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, और हमने ये भी बताया था कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे भोजन के डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट को जरा सा भी हार्म करता था? नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? क्योंकि हमारे स्टमक के ऊपर एक लेयर था जिसका नाम क्या था, म्यूकस। क्या करता था, हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता था। इसीलिए हमारे पेट में एसिड प्रोड्यूस होने के बावजूद भी हमारे पेट में कोई हानिकारक उसका प्रभाव नहीं पड़ता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यहाँ पे काम क्या है, हमारे भोजन को पचाना। आगे देखते हैं क्या होता है। ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड दिस कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। अब कभी कभी क्या होता है ना, हमारा भोजन नहीं पच पाता है। डाइजेशन का मतलब क्या, पचना। इनडाइजेशन का मतलब क्या, नहीं पचना। तो कभी कभी आप देखते होंगे कि भोजन खाते हैं लेकिन पचता नहीं है, और जब भोजन नहीं पचता है ना, उस केस में हमारा पेट ज़रूरत से ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस कर देता है। अब बताइए, हमारे बॉडी में जब ज़रूरत से ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा तो क्या महसूस होगा आपको? पेट दर्द करेगा, एक इरिटेशन होता है ना, जलन पैदा होता है पेट के अंदर। आगे बढ़ते हैं फिर। अब क्या होता है देखो, तो इस पेन से, इस जलन से, इस इरिटेशन से छुटकारा पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टू गेट रिड ऑफ दिस पेन वी यूज बेसेस कॉल्ड एंटासिड्स। और हम लोग क्या करते हैं फिर, इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेस का, और उस बेस का नाम क्या है, हमारा एंटासिड है। एंटासिड का सिंपल सा मतलब समझ लो, हम लोग जैसे इनो पीते हैं ना, जैसे हमारे पेट में कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिटी हो गया, यानी कि ढकार एकदम अजीब अजीब का आता है, पेट हमारा बिल्कुल जलने लगता है, इरिटेशन होने लगता है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इनो पीते हैं। इनो अपने आप में एक एंटासिड है। एंटासिड का मतलब होता है सिंपल सा बेस, जो एसिड को ख़त्म कर दे। बात समझ आ रही है? तो इस केस में हम लोग पीते हैं एंटासिड, यानी कि बेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और बेस क्या करेगा, जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, आगे। दीज एंटासिड्स न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन आवर स्टमक। और ये एंटासिड क्या करेगा, एंटासिड का मतलब क्या समझो आप, सिंपली बेस। ठीक है, और बेस का मतलब यहाँ पे फिलहाल आप क्या समझ लो, इनो। तो इनो क्या करेगा, हमारे पेट में जो ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो गया है उसको वो न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, और हम लोग क्या बाद में फील करते हैं, हम पूरा रिलीफ फील करते हैं ना। ठीक है, आगे।
सम एग्जाम्पल्स ऑफ एंटासिड्स आर, यानी कि हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए एंटासिड। एंटासिड का मतलब क्या, बेस का। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे बेस का दिया गया, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद अब माइल्ड बेस। माइल्ड बेस का मतलब हो गया सिंपली बेस, हम लोग जैसे इनो इस्तेमाल करते हैं ना, इस प्रकार का, ठीक है। तो बेस का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं अपने पेट के लिए जब हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक का मात्रा ज़्यादा बढ़ जाता है तब, ठीक है। कोई डाउट इसमें? अब चल आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डीके, यानी कि बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आखिर हमारा दांत क्यों सड़ता है, ठीक है। और ये बड़ा रोमांचकारी एकदम बात है इसमें, मतलब कि हमारा दांत क्यों सड़ता है इसके बारे में ज़रा पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इसमें कहा गया है टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5, यानी कि हमारे माउथ का यदि पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो गया उस केस में हमारा दांत सड़ना शुरू हो जाता है। अब कब दांत सड़ेगा बताते हैं। सबसे पहली बात, हमारा दांत सड़ना कब शुरू होगा, जब उसका पीएच वैल्यू 5.5 से नीचे हो जाए, ठीक है। अब ये कब होगा, हमारा दांत का पीएच वैल्यू 5.5 से कम कब होगा, देखते हैं। देखो टूथ इनेमल, अच्छा टूथ इनेमल के बारे में अपने बचपन वाले क्लास में पढ़ा, यानी कि जो हमारा दांत है बेसिकली ये टूथ इनेमल ही तो है, यानी कि ये टूथ इनेमल हमारे बॉडी में से सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, सबसे मजबूत पार्ट होता है। सोचो इतना मजबूत होने के बावजूद भी हमारा सड़ने लगता है, यानी कि कुछ ना कुछ कारण तो यहाँ पे है। क्या कारण है देखते हैं। टूथ इनेमल विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज द हार्डेस्ट सबस्टांस इन द बॉडी, यानी कि जो हमारा दांत का टूथ इनेमल वाला हिस्सा है ये हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस है। इसके बावजूद भी, हार्ड होने के बावजूद भी हमारा दांत धीरे धीरे सड़ना शुरू कर जाता है। कब, जब हमारे माउथ का पीएच वैल्यू 5.5 से नीचे होता है। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि सर हमारे दांत का पीएच वैल्यू 5.5 से नीचे कब होगा, है ना, देखा जाए कब होगा, देखा जाए। इट कोरोडेड व्हेन द पीएच इन द माउथ इज लोअर देन 5.5, यानी कि जो हमारा टूथ इनेमल है, इतना हार्डेस्ट पार्ट है, ये भी धीरे धीरे सड़ना शुरू होता है। कब, जब हमारे माउथ का पीएच वैल्यू 5.5 से नीचे चल जाता है। देखते हैं आगे। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। देखो कई बार क्या होता है ना, रात में हम लोग खाना खाते हैं और खाना हमारे गलती से दांत में फंस जाता है, और बिना ब्रश किए, यानी कि खाना दांत में फंसा, उस खाने को दांत से बिना निकाले, बिना ब्रश किए रात में हम लोग क्या कर जाते हैं, सो जाते हैं। अब जब, अच्छा आपको तो मालूम है बैक्टीरिया हर जगह पे प्रेजेंट है, यानी कि हवा में भी बैक्टीरिया हमारा घूम रहा है, तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है भाई, देख भी नहीं सकते हम लोग उसको, लेकिन हाँ हर जगह पे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जब हम लोग रात में खाना खाते हैं और गलती से हमारे दांत में फूड पार्टिकल अटक जाता है, तो वो उस फूड पार्टिकल पे रात में बैक्टीरिया एक्ट करता है, यानी कि हमला करता है उस भोजन पे। कौन, बैक्टीरिया। अब जब हमला करेगा बैक्टीरिया आपके उस भोजन पे, तो वो प्रोड्यूस करता है एसिड। समझना ध्यान से, क्या प्रोड्यूस करेगा, एसिड प्रोड्यूस करेगा। अब जरा आप खुद सोच के बताइए, जब हमारे दांत पे बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करेगा तो हमारे दांत का पीएच वैल्यू घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। और यदि वो घट के 5.5 से नीचे चला गया, उस केस में हमारा दांत सड़ना शुरू कर देता है। इसीलिए हम लोग जब बचपन में चॉकलेट खाते थे, जैसे बचपन में हम लोग क्या करते थे, समझना ध्यान से यहाँ पे, बचपन में हम लोग जब चॉकलेट खाते थे मम्मी लोग मना क्यों करती थी, क्योंकि उन लोगों को मालूम था चॉकलेट खाने से दांत सड़ता है, लेकिन एक्चुअल रीज़न उनको मालूम नहीं था कि दांत क्यों सड़ता है। हाँ इतना तो मालूम था उनको कि हाँ दांत सड़ता है, लेकिन अब यहाँ पे आपको ये मालूम चल गया कि बचपन में हम लोगों को चॉकलेट खाने से मना क्यों किया जाता था। पहली बात तो दांत सड़ता है, दूसरी बात क्यों, क्योंकि यदि हमारे दांत में चॉकलेट फंसा हुआ रह गया उस पर बैक्टीरिया आके एक्ट करता है, और बैक्टीरिया जब भोजन पे एक्ट करेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एसिड प्रोड्यूस करेगा, और इतना ज़्यादा वो एसिड प्रोड्यूस करता है कि उसका पीएच वैल्यू 5.5 से नीचे चल जाता है। उसके बाद हमारा दांत सड़ना शुरू कर देता है। अच्छा, जब बचपन में हम लोग चॉकलेट खाते थे तो क्या केवल दिन में चॉकलेट खाते थे, नहीं, कभी कभी तो हम लोगों के माउथ में चॉकलेट है इसके बावजूद फिर से नींद आ गया, मतलब कि नींद में भी हमारे माउथ में कभी कभी चॉकलेट रह जाता था, याद करो, रहता था ना। या फिर कभी कभी क्या होता था, चॉकलेट चबा लेते थे, दांत में बचपन में फंस जाता था, हम लोग सो जाते थे, रात में उठते थे बोलते थे मम्मी दांत दर्द कर रहा है, बोलते थे ना ऐसा। तो यहाँ पे बेसिकली ये बताया जा रहा है कि जब, और हाँ बैक्टीरिया ज़्यादातर एक्ट करता है शुगर पे, यानी कि मीठा चीज़ पे, यानी कि चॉकलेट पे ज़्यादा, ठीक है। तो जब हम लोग अपने रात में खाना खा के सो जाते हैं, दांत में हमारा भोजन फंसा हुआ रहता है, उस पर रात में बैक्टीरिया आके एक्ट करता है, और एक्ट करने के बाद वो एसिड प्रोड्यूस करता है।
और यदि वहाँ पे pH वैल्यू 5.5 से नीचे चला गया तो हमारा दांत सड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। तो इससे छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका ये है कि रात में सोने से पहले अपने दांतों को एक बार ब्रश से साफ कर लो। इसीलिए आपने देखा होगा टीवी में भी जब ऐड देता है तो क्या कहता है कि कम से कम दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह सो के उठने के बाद और एक बार रात में सोने से पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टूथपेस्ट आर जनरली बेसिक इन नेचर। अच्छा एक बात बताइए, टूथपेस्ट से ही हम लोगों को दांत साफ करने के लिए जनरली क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहली बात हमारे दांत पे क्या जमा हो चुका है? एसिड। दूसरी बात, टूथपेस्ट कैसा नेचर का होता है? बेस नेचर का होता है। तो जब हम लोग बेस को एसिड के साथ मिलाएंगे, जब ब्रश करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा दांत न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों को कहा जाता है कि पेस्ट से मुंह को धोना चाहिए। ठीक है, आगे। सो यूजिंग टूथपेस्ट फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डीके। तो यदि हम लोग अपने दांतों को टूथपेस्ट से साफ करते हैं तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेगा, हमारा दांत न्यूट्रलाइज हो जाएगा, सड़ेगा भी नहीं। किसमें? हाँ, पहले टूथपेस्ट नहीं होता था तो पहले लोग चॉकलेट भी तो नहीं खाते थे। पहले बात समझाया, यानी कि पहले देखो ऑब्वियस ये बात है, पहले के लोगों का ना दांत नहीं सड़ता था क्योंकि वो लोग उटपटांग चीज़ें नहीं खाते थे। जैसे हम लोग आज क्या कर रहे हैं, कुछ भी खा के सो जा रहे हैं रात में, दांत में फंसा हुआ है, उससे परवाह नहीं है, लेकिन हाँ पेट भर गया, बात खत्म। जैसे जैसे हम लोग मॉडर्न हो रहे हैं ना, वैसे वैसे हम लोग बीमारी को भी न्योता दे रहे हैं धीरे धीरे। बात समझा रही है? चल आगे बढ़ते हैं। फिर कोई दिक्कत है इसमें? तो आप कोई पूछ दे आपसे कि बताओ तू, यानी कि हमारा दांत क्यों सड़ता है, तो उसको पूरा का पूरा शुरू से एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करना है? ऐसे, जब हम लोग भोजन खा के रात में सो जाते हैं तो और गलती से यदि हमारे दांतों में कोई भोजन का पार्टिकल फंसा हुआ रह गया तो रात में उसके ऊपर बैक्टीरिया एक्ट करता है, और जब एक्ट करता है तो हमारा बैक्टीरिया उस पर एसिड प्रोड्यूस करता है, और एसिड प्रोड्यूस करने का मतलब है पीएच वैल्यू का घटना। ठीक है, और यदि पीएच वैल्यू घट के 5.5 से नीचे चल गया उसके बाद हमारा दांत सड़ना शुरू कर देता है। अब कोई पूछे कि इसको छुटकारा कैसे पाएंगे इससे, तो बताइएगा आप उसको कि देखो खाने से यानी कि सोने से पहले एक बार दांत साफ कर लो, वो भी किससे साफ करो? टूथपेस्ट से। क्यों? क्योंकि वो हमारा बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, और बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है टॉपिक हमारा नया, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। इसमें भी बहुत अच्छा कहानी बताया गया। क्या है देखो, यानी कि हम लोग प्लांट और एनिमल से कभी कभी सेल्फ डिफेंस भी करना पड़ता है हम लोगों को। कैसे देखा जाए? When insects like honey, bee, ant, etc. bite, they leave an acid in the skin that causes pain and irritation. देखो मधुमक्खी आप लोगों को कभी काटा है? मधुमक्खी हो गया, फिर से चींटी हो गया, खोटा हो गया, ये सब जब काटता है ना, हाँ खोटा वो काला वाला, यानी कि चींटी लाल वाला, खोटा वो काला वाला, और मधुमक्खी वो लाल वाला, जब काटता है तो कितना भयंकर इरिटेशन होता है, एकदम जलन होता है, पूरा एकदम शरीर फुला देता है। वो जहाँ पे काटता है वहाँ पे वो फुला देता है। इसका मतलब है कि जहाँ पे उन्होंने काटा उन्होंने आपके बॉडी में एसिड छोड़ दिया, और वो एसिड क्या कर रही है? आपके बॉडी को पूरी तरीके से जला के रख दिया। जलाने का मतलब क्या हो गया? आपको पूरा वहाँ पे एकदम खुजली जैसा लगता है कि पूरा नोचते रहे वहाँ पे, अच्छा लगता है ना। इसका मतलब हो गया कि मधुमक्खी, चींटी, ये सब जो है ना हर बार अपने साथ एसिड लेकर चलता है, और जब आपको काटेगा आपके स्किन में वो एसिड को छोड़ देगा, और वही एसिड के कारण हम लोगों को पेन होता है, इरिटेशन होता है, जलन होता है। ठीक है, अब इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं हम लोग? देखा जाए, इफ अ बेस लाइक बेकिंग सोडा इज अप्लाइड ऑन द अफेक्टेड एरिया इट गिव्स रिलीफ। यदि मान लीजिए आपको मधुमक्खी काटा, चींटी काटा या फिर खोटा काट लिया, इससे छुटकारा पाने के लिए आप क्या करो? जहाँ पे काटा है ना वहाँ पे आप बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर लो, रगड़ दो थोड़ा सा। बेकिंग सोडा आपके किचन में होगा, आपको नहीं मालूम है तो मम्मी को आपके मालूम होगा कि मम्मी बेकिंग सोडा हमारा कौन है। हालांकि बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम लोग अपने घरों में पकौड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे मिलेगा आपको बेकिंग सोडा का इस्तेमाल, हम लोगों को आगे पढ़ना है, इसी चैप्टर में पढ़ना है। जब बेकिंग सोडा हमारा टॉपिक है छोटा सा, उसके बारे में पढ़ेंगे ना तो बताएंगे कि बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम लोग पकौड़ा बनाने के लिए करते हैं, क्रिस्पी पकौड़ा। इसमें टर्म एक लिखा गया है, टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज। आगे मिलेगा आपको ये चीज़। तो यदि आपको कहीं पे चींटी ये सब काट ले तो आपको वहाँ पे बेसिकली बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपका वहाँ पे रिलीफ आपको मिल सके। और बेकिंग सोडा अपने आप में क्या होता है मालूम है? एक बेस होता है, समझना ध्यान से। आपको चींटी ने काटा, आपके बॉडी में क्या छोड़ दिया? वो एसिड छोड़ दिया,
और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल आप यदि आप वहाँ पे करते हैं तो बेकिंग सोडा हमारा अपने आप में एक बेस है, और जब एसिड के ऊपर आप बेस को रगड़ेंगे तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा, आपको रिलीफ पहुँचाएगा। ठीक है, आगे उसी प्रकार से सिमिलरली स्टिंगिंग हेयर ऑफ निटेल लीव्स इंजेक्ट्स मिथेनोइक एसिड इन द स्किन विच कॉजेज बर्निंग पेन। अच्छा, कभी भी आपके बॉडी में ऐसा कोई प्लांट का पत्ता लीफ सटा है जिसके सटने से वहाँ पे आपको बहुत ज़ोर से खुजली होने लगा हो, वो हमारा पत्ता जो है ना निटेल लीफ कहलाता है। मतलब कि निटेल हमारा एक पेड़ होता है, उसके पत्तों को क्या कहोगे आप? निटेल लीफ कहोगे। यानी कि कुछ हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे गली मोहल्ले में ऐसे कुछ पौधे होते हैं जिसका केवल आपके बॉडी में पत्ता सट गया ना, लीफ सट गया, बहुत खतरनाक आपको वो जलन पैदा कर देता है ना। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो, इट कैन बी क्योर्ड बाय रबिंग द अफेक्टेड एरिया विद द लीव्स ऑफ डॉग प्लांट। एक हमारा प्लांट है, उसको हम लोग डॉग प्लांट कहते हैं। यदि उस प्लांट के पत्तों को तोड़ के उस अफेक्टेड एरिया पर रगड़ लिया जाए जहाँ पे आपको जलन हो रहा था, वहाँ पे आपको रिलीफ मिल सकता है। क्या? हाँ, वहाँ पे बेकिंग सोडा भी इस्तेमाल कर लो। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? तो ये हो गया हमारा एनिमल और प्लांट के थ्रू हम लोग सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा हमारे पास कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड है, देख लेते हैं उसके बारे में। इधर हमारा नेचुरल सोर्स है, कहाँ से हम लोगों को एसिड मिलता है, और यहाँ पे हमारा एसिड है। जैसे विनेगर, विनेगर को हम लोग हिंदी में कहते हैं सिरका। ठीक है, विनेगर में हमारा एसिड होता है एसिटिक एसिड। ऑरेंज, ऑरेंज मतलब संतरा, संतरा में हमारा एसिड होता है सिट्रिक एसिड। अच्छा, बचपन में क्या, अभी भी जब कोई संतरा खाता है तो गलती से नहीं, वो जानबूझ के आपके आंखों में उसके छिलके का रस देता है, और कितना गंदा वाला एकदम जलन होता है आपके आंख में। इसका मतलब कि उस संतरे के छिलके में क्या था, आपका एसिड था। कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड। इसीलिए आपको आंख में जलन होने लगता है। ठीक है, आगे टेमरिंड, टेमरिंड का मतलब होता है इमली। ठीक है, इमली में कौन सा एसिड होता है? टार्टेरिक एसिड। ठीक है, आगे टोमेटो, टमाटर, टमाटर में हमारा होता है ऑक्जेलिक एसिड। सावर मिल्क, सावर मिल्क का मतलब होता है दही। ठीक है, क्योंकि खट्टा होता है, उसमें होता है लैक्टिक एसिड। लेमन यानी कि नींबू, नींबू में होगा सिट्रिक एसिड। एंट स्टिंग, एंट स्टिंग का मतलब है जब आपको चींटी काट ले, जब चींटी काटेगा तो कौन सा एसिड आपको मिलेगा, यानी कि चींटी जब आपको काटेगा तो आपके बॉडी में वो मिथेनोइक एसिड छोड़ेगा। ठीक है, और इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर लो। ठीक है, उसके बाद निटेल स्टिंग, यानी कि निटेल का जो पत्ता होता है लीफ, जब वो आपके बॉडी में गलती से टच हो जाए उसके लिए क्या करेंगे, सॉरी, वो आपके बॉडी में कौन सा एसिड छोड़ेगा? वो भी मिथेनोइक एसिड ही छोड़ेगा। इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करेंगे? डॉग प्लांट के लीफ का वहाँ पे इस्तेमाल कर लो, रगड़ लो। हो गया डाउट? कोई डाउट इसमें आओ? चलिए, तो यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मोर अबाउट सॉल्ट्स। ये हमारा नया टॉपिक है, अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिकली हम लोग बात करेंगे नमक के बारे में, यानी कि सॉल्ट के बारे में। ठीक है, मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।